नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप जंक्शन में। आज हम इकोनॉमिक्स की पहली क्लास है आज, और इस पहली क्लास में इकोनॉमिक्स की जो सामान्य परिचय है और इसका जो वर्गीकरण है और जो हमारे प्रोडक्शन सेक्टर है उनके बारे में हम बात करेंगे। और जो बच्चे अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या जिनको समझ नहीं आता, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं कर पाते, ये वीडियो को अंत तक देखेगा और इजी वे में पढ़े और रटे नहीं, समझो। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र क्या है? मुद्रा का प्रबंधन, मुद्रा का संबंध तरीके से अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। किसी भी जो हमारे मनी मैनेजमेंट है उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। जो अर्थशास्त्र के जनक है वे एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को धन विज्ञान भी कहा गया है। और एक हमारे जो चाणक्य थे, चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी जिसका संबंध राजनीति शास्त्र से था। किसी देश की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित या सिद्धांतों की व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं, या किसी देश की जितनी भी समस्त आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। और हम किसी देश के नाम पे भी उस देश की प्रदर्शित करने के लिए अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था या चीनी अर्थव्यवस्था। फिर बात होती है कि मान लो कि कोई परिवार में है या कोई अकेला बंदा है, वो अपने जो खर्च है या उसके अपने आय और व्यय को किस तरह से मैनेज करता है, क्या वो भी एक अर्थव्यवस्था है? तो हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, एक व्यष्टि अर्थव्यवस्था, एक समष्टि अर्थव्यवस्था, माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स। कोई व्यक्ति, कोई एक परिवार या कोई एक उपभोक्ता है, अगर हम उसकी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर हम किसी देश के अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति जैसी टर्म्स को हम सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल करते हैं। बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की। अर्थव्यवस्था को लगभग अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है। जैसे सरकार की भूमिका के आधार पर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे भी। और विकास के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था, जो देश विकास कर चुके हैं, जिनका आर्थिक विकास उच्च स्तर का है, जैसे ब्रिटेन देश हो गया, जापान हो गया या यूएसए हो गया, उनको हम विकसित देश कहते हैं या उनकी विकसित अर्थव्यवस्था होती है। और जो वर्ल्ड बैंक है, 2018 में उन्होंने $12,236 सकल राष्ट्रीय नेशनल इनकम या उससे अधिक होगी तो उसको विकसित देशों की श्रेणी में रखा गया है। और फिर बात करते हैं विकासशील देशों की। विकासशील देश जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया और ब्राज़ील, ये सब विकासशील देश है जिनकी अर्थव्यवस्थाएं उच्च आर्थिक विकास को प्राप्त करने के सतत प्रयास कर रही है, मतलब अब तक रीच नहीं कर पाई है, और हम धीरे धीरे उसकी तरफ, विकसित देश की तरफ अग्रसर है, या हमारी जीडीपी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उनको हम विकासशील देश कहते हैं। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार जिसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 12,235 से $1,006 के बीच में जिसकी यह सकल राष्ट्रीय आय है, उसको विकासशील देश कहा जाता है। बात करते हैं फिर अल्प विकसित देश, जो जिनकी विकास दर काफ़ी ज़्यादा धीमी है, जैसे जो हमारे साउथ अफ्रीका के कुछ देश हो गए, सोमालिया, चाड, नाइजर, ये सब देशों को हम अल्प विकसित देश कहते हैं। और इनकी राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय $1,005 से कम है। इस वर्गीकरण को ध्यान से रखिएगा। विकसित देशों की जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है $12,236 से अधिक है,
विकासशील देशों की $12,235 से $1,006 के बीच में है, और अल्प विकसित देशों की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1,005 से कम है। बात करते हैं हम फिर क्षेत्र के आधार पर। जैसे कि अगर किसी देश का जो हमारी जीडीपी है 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर से आ रही है तो हम उसको कृषक अर्थव्यवस्था या एग्रेरियन इकोनॉमी बोलते हैं। अगर औद्योगिक अर्थव्यवस्था, अगर हमारे पास जो हमारी सबसे ज़्यादा जीडीपी या सबसे ज़्यादा हमारा योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक इंडस्ट्री का है, उसको हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स या औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर हमारा 50% से ज़्यादा सर्विस सेक्टर से आता है तो हमारी सर्विस सेक्टर या सर्विस इकोनॉमी कहलाती है। ये अलग अलग प्रकार से हम बात कर सकते हैं। और दूसरी है व्यापार के आधार पर, जैसे खुली अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो दूसरे देशों के साथ व्यापार करती है या दूसरे देश में निवेश करती है और उस व्यय करने के लिए स्वतंत्र होती है, यह खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे भारत हो गया, बाहर से आयात भी करता है और निर्यात भी करता है, तो हमारी खुली अर्थव्यवस्था होती है। बात करते हैं हम बंद अर्थव्यवस्था की। बंद अर्थव्यवस्था में जो किसी बाहर के देशों से लेन देन नहीं करती, इनको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया करता तो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड में, वह एक दूसरे देशों के साथ में व्यापार करता है। फिर आती है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। प्लान्ड इकोनॉमी या अनप्लान्ड इकोनॉमी, वह अर्थव्यवस्था जो आर्थिक और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना बनाती है, उसको हम प्लान्ड या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। या जो इस संकल्पना जो योजना वगैरह नहीं बनाते उनको हम गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर आती है बात निर्भरता के आधार पर। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था या परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर वह है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं पर निर्भर है, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहती, उनको हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। और आर्थिक आश्रित अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था है जो दूसरे देशों पर डिपेंड करती है। और म्यूचुअली डिपेंड वह है या परस्पर निर्भर जो अपने खुद पर तो निर्भर है परंतु वे दूसरे के साथ में व्यापार करते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारे सरकार की भूमिका के आधार पर हमने कहा था, उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट सेक्टर है उसका प्राइवेट सेक्टर पे और सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता, और प्राइवेट सेक्टर पे ही उत्पादन के साधनों का जिम्मेदारी होती है। और इसमें जो भी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं वे अधिकतम लाभ के उद्देश्य से यह निर्णय लिए जाते हैं। सर एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशंस। सर एडम स्मिथ हमारे अर्थशास्त्र के जनक है और इनकी एक पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित की गई थी। उसमें उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की विचारधारा प्रस्तुत की थी। फिर आती है बात इसमें इसकी क्या विशेषताएं हैं। विशेषता यह है कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। अधिकतम लाभ के उद्देश्य से जो भी काम किए जाते हैं, जो उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ का होता है। और निजी संपत्ति का अधिकार और मांग और पूर्ति का महत्व और वस्तुओं की सेवाओं को गुणवत्ता में अधिक ध्यान रखा जाता है। अगर प्राइवेट सेक्टर होगा तो सबसे ज़्यादा इसका जो मेन फोकस है वो प्राइवेट सेक्टर में रहता है। सब कुछ जो कंपनियां वगैरह होती है प्राइवेट सेक्टर में ही, जैसे कि ट्रेन हो गया, इंडिया में तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में है, बट वहाँ पे जो टोटली होता है वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में होता है। जैसे हमारे यूएसए हो गया या ब्रिटेन हो गया, आदि विकसित देश है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा यूज में लाए जाते हैं। दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट इकोनॉमिक। वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन पर सरकार का स्वामित्व होता है और जो आपूर्ति और कीमत का निर्धारण सरकार के द्वारा तय किया जाता है। इसमें जैसे कि जैसे कि इंडिया में एमएसपी किसी फसल का या अनाज का या पेट्रोल डीजल का, इन सब का तय सरकार के द्वारा तय किया जाता है।
समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और इसमें जो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से ही आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो विचारधारा है वह कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, या कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। और इसकी विशेषता यह है कि गवर्नमेंट का टोटली डिपेंड होती है, गवर्नमेंट का ही इसमें स्वामित्व होता है, और आर्थिक विषमताओं में कमी आती है, और सेवाओं का समान वितरण होता है सभी लोगों के लिए। और जैसे पूर्व सोवियत संघ या पूर्व यूएसएसआर, पूर्व रसिया और चीन, ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वे होती है जिसमें पूंजीवादी कैपिटलिस्ट और समाजवादी सोशलिस्ट दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं, और आर्थिक क्रियाओं को मांग और पूर्ति पर छोड़ दिया जाता है। और महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वे गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, जो आर्थिक गतिविधियां होती है वे निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और विशेषता इसकी यह है कि सार्वजनिक जो सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का स्वामित्व होता है, तो इसमें दोनों तरह की। और भारत की जो इकोनॉमिक्स है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो रोडवेज बसें है, या पेट्रोलियम है और रेलवे है, ये सब गवर्नमेंट के अंडर में है, यहाँ पे सरकार का स्वामित्व हो गया। अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन में, यहाँ पे हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल काफ़ी अहम है, और वही उन्हीं के निजी क्षेत्र में ही हमारा कम्युनिकेशन है। और जो हमारी टीचिंग है, स्टडी है, ये सब भी हमारी प्राइवेट सेक्टर के अंडर में है। बात करते हैं फिर उत्पादन के क्षेत्र की। प्रोडक्शन सेक्टर हमारे जो जीडीपी में अहम रोल है वे हमारे 5 सेक्टर है। एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर, प्राकृतिक संसाधनों से जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है या किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन या वन उत्पादन, इसको हम एग्रेरियन सेक्टर भी कहते हैं। लगभग भारत में की जीडीपी में 17% जो योगदान है वो प्राइमरी सेक्टर से है। खनन और वन उत्पादन, ये सभी जिनको डायरेक्ट हम प्रकृति से, प्राकृतिक साधनों से प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र की। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण की इकाइयों को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। यह पूरी तरह से प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड होता है। जो प्राइमरी सेक्टर से कच्चे माल को है वह सेकेंडरी सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने क्रूड ऑयल निकाला, वह प्राइमरी सेक्टर में, उसको रिफाइन किया, वह सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तेल रिफाइनरी, इंडस्ट्री, भवन निर्माण, उद्योग, विद्युत आपूर्ति, ये सब सेकेंडरी सेक्टर के ही। और जीडीपी का लगभग भारत में 28% योगदान सेकेंडरी सेक्टर से आता है। और भारत में खनन और विद्युत आपूर्ति को द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। खनन वैसे प्राइमरी सेक्टर का है, परंतु इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर में रखा गया है। टर्सरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र, क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की अपनी जो सेवाओं को उत्पादन करती है, जो और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, यह हमारे टर्सरी सेक्टर में आता है। इसमें सिर्फ, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हम सेवाओं को प्रदान करते हैं। जैसे हमारे व्यापार में हो गया, यातायात में हो गया, कम्युनिकेशन में हो गया, बैंकिंग, वित्तीय, पर्यटन, स्वास्थ्य, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब हमारे जो भी इनमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वह हमारे टर्सरी सेक्टर में आता है। और जीडीपी का लगभग 58% सर्विस सेक्टर से आता है। इसलिए भारत की जो इकोनॉमी है उसको हम सर्विस इकोनॉमी भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर 50% से ज़्यादा जिस भी क्षेत्र से आता है हम उसी के नाम पे उसका नाम भी रख सकते हैं। चौथा आता है हमारा क्वाटरनरी सेक्टर या चतुर्थ क्षेत्र। ये आगे जो हमारी भौतिक सेवा है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, सांस्कृतिक गतिविधियाँ है, जो हमारी वैज्ञानिक खोज है,
या हमारी शोध या अनुसंधान है, सूचनाओं का संग्रहण, सॉफ्टवेयर डेवलपर, म्यूचुअल फंड, ये सब हमारे फोर्थ सेक्टर में रखे गए हैं। और आगे आता है पंचम क्षेत्र या कॉर्नरी सेक्टर। कुछ स्तरीय राजनीतिक और आर्थिक निर्णय से संबंधित हमारे पांचवें सेक्टर में रखे गए हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति की सर्विस हो गया, प्रधानमंत्री की सर्विस हो गया, या हमारे सरकारी अधिकारी है उनकी सर्विस हो गई है, या कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, या कानूनी सलाहकार है, या वैज्ञानिक है, इन सबको हमने पांचवें सेक्टर में रखा है। पंचम क्षेत्र मांग और आपूर्ति, डिमांड सप्लाई, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।